हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 8 जर्नी इनसाइड द एटम। इससे पहले पार्ट 1 आ रखा है इस लेक्चर का, जिसके अंदर अपन ने दो मॉडल स्टडी किए थे। थॉमसन मॉडल स्टडी किया था, रदरफोर्ड मॉडल स्टडी किया था। अगर आपने सबसे पहले वो नहीं पढ़ा और आप डायरेक्टली ये वाला लेक्चर देख रहे हो आज, तो सबसे पहले तो बेटा आप पहले वो वाला लेक्चर देखो, क्योंकि ये सब एक डिटेल्ड लेक्चर है। ठीक है, क्योंकि वन शॉट वीडियो नहीं है कि आप एक बार में लेक्चर खोलोगे और सारा का सारा कवर हो जाएगा। डिटेल्ड लेक्चर मतलब क्या हो गया कि जितना भी पार्ट मैंने करवाया है, हर पार्ट के अंदर कुछ कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। जितने भी तुम्हारी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस है वो अपन लगभग सारे कवर करते ही हैं, तुम्हें पता है। और जितने भी बाहर से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर जो तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर अगर तुम्हें सही में पढ़ने का बहुत अच्छे से शौक है, जैसे मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था, तो अगर तुम्हें पढ़ने का अच्छे से शौक है तो और तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चंस लगाने मजे के लिए देखे तो सर ये क्या चीज है, तो वो भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं अपन ने। ठीक है, तो अपन ने इससे पहले 2 चैप्टर पहले कर रखे थे, तो वो तुम्हें आइडिया होगा ही अपन ने कितने सारे क्वेश्चंस किए थे। तो आओ एक बार जर्नी इनसाइड द एटम का एक क्विक रिवीजन दे देता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, मैंने सबसे पहले बताया था कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, सबसे पहले तो क्या चीज थी, मैटर किससे मिलकर बना हुआ था, एटम से मिलकर बना हुआ था, ये बात पता थी। डेल्टन ने बोला था कि जो एटम्स होते हैं वो सबसे छोटी चीज होती है जो मैटर को मिलकर बनाती है। क्या ये बात क्लियर है तुम्हें? ठीक है, उसके बाद आगे जाके हमें ये चीज गलत प्रूव हो गई थी कि यार एटम सबसे छोटी चीज नहीं है, उनसे और छोटी चीज भी बहुत सारी प्रेजेंट है धरती के अंदर। जिसमें से सबसे पहले जो डिस्कवर हुई थी वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था 1897, जिसका उसने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन्स का। किसका नाम दिया था बेटा? इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था, तुम्हें पता होगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स तो सबसे छोटी चीज हो गई एटम के अंदर भी जो प्रेजेंट है। ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन्स का आपको चार्ज भी बताया था। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना था बॉस? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मैंने बोला था इसका रियल चार्ज होता है बेटा, ये इसका रियल चार्ज है। पर इतना अगर अपन भारी एग्जाम में याद रख नहीं पाएंगे, तो हमने क्या बोला था, एक रिलेटिव चार्ज और निकाला था। रिलेटिव मतलब हमने मान लिया कि ऐसा होगा, तो हमने जो इसका रिलेटिव चार्ज माना था वो कितना माना था बॉस? हमने इसका रिलेटिव चार्ज माना था बेटा -1 के बराबर। क्या चीज तुम्हें याद है? -1 के अपन इसका रिलेटिव चार्ज माना था। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम्हें थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बनाया था। उसने तो बहुत एक सिंपल बोला था कि यार एक एटम स्फेरिकल शेप का होगा, उसके अंदर बीज की तरह इलेक्ट्रॉन चिपके होंगे, और ये जो रेड वाला पार्ट होता है ये सारा तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट होगा। और उसने ये बोला था कि भाई एटम अगर न्यूट्रल रहेगा, देखो एटम न्यूट्रल ही रहता है, तो एटम को न्यूट्रल होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस हो जाएगा किससे? ये जो स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज है ना, उससे वो बैलेंस आउट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही थी? थॉमसन मॉडल क्लियर हुआ था। ठीक है, ये थॉमसन मॉडल ने अपने थ्योरी दी थी। उसके बाद मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस तो तुमने करे ही थे, मैंने करवाए थे तुम्हें। अपन डायरेक्ट आए थे उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में। रदरफोर्ड में मैंने बोला था कि इन्होंने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब वो जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था वो क्या था तुम्हें पता होगा कि इन्होंने क्या किया था, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब मैंने तुम्हें बताया था जो नेचुरली अकरिंग नहीं होते, जैसे यूरेनियम हो गया, ठीक है, रेडियम हो गया, ये सब क्या हो गया, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसकी आगे जानकारी तुम्हें फर्दर क्लासेस में मिलती रहेगी, बट अभी के लिए इतना जान दो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट छोटे छोटे अपने अंदर से वो पार्टिकल्स निकालते रहते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव एटम अपने अंदर से छोटे छोटे एमिशंस निकालते रहते हैं या पार्टिकल्स निकालते रहते हैं। भाई इन लोगों ने ही अपने छोटे अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकाले थे, तभी तो अपन को प्रूफ पता चला था कि यार एटम सबसे छोटी चीज नहीं है। अगर भाई एटम खुद सोचो, अगर एटम सबसे छोटी चीज होती तो वो अपने अंदर से कुछ चीजें कैसे निकाल सकती है, और यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव एटम बैठ के अंदर से चीजें निकालता है। तो हमने ये बात फिर जे थॉमसन ने बोली थी कि यार इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, तो रेडियो एक्टिव एटम का मतलब होता है कि वो अपने अंदर से बहुत सारे एमिशंस निकालता है। अब जरूरी नहीं है कि वो अपने अंदर से, जैसे अब इसके अंदर अपन ने अल्फा पार्टिकल्स पढ़ रखे थे, तो जरूरी नहीं है जो तुम्हारा रेडियो एक्टिव एटम है वो अपने अंदर से केवल अल्फा पार्टिकल्स ही निकाले, बहुत सारी चीजें निकालता है वो अपने अंदर से। बहुत इलेक्ट्रॉन्स भी निकालता है, प्रोटॉन्स भी निकालता है, बहुत सारी चीजें निकालता है अपने अंदर से। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एटम क्या करता है, अपने अंदर से कुछ कुछ एमिशंस निकालता है जो हमको काम के अंदर आएगी। इसके अंदर मैंने बोला था वो अल्फा पार्टिकल्स आते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होती हैं? एक एमिशंस होती हैं जो रेडियो एक्टिव एटम से निकलती हैं। और अल्फा पार्टिकल मैंने बोला था कुछ नहीं होता, एक हीलियम का एटम ही होता है जिसका नंबर 2 होता है, उसका मास 4 होता है, और उस पर +2 का चार्ज लगा रहता है। यानी ये पॉजिटिव वाली चीज थी। अब ये मैंने 2 4 ऐसा क्यों लिख रखा है वो तुम्हें आगे जाके इस क्लास में क्लियर और हो जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या था कि रदरफोर्ड ये जो रेडियो एक्टिव एटम था, जैसे ही वो एमिशंस बाहर निकालता है अपने में से, तो गोल्ड फॉइल से जाके सीधे उसके एटम्स भिड़ते हैं। और कुछ कुछ अब होता क्या, उसके ऑब्जर्वेशंस निकाले थे। कुछ कुछ तो एटम्स ऐसे थे जो सीधा गोल्ड फॉइल को चीर के साफ डिटेक्टर में पता कर लेते हैं, और कुछ कुछ एटम्स ऐसे थे जो उसको चीरने की बजाय हल्का सा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं अपने पास से। या तो याद करो, तो मैं बताया था कि ये एक एटम ऐसा था, ठीक है, कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो ऐसे सीधे निकल जाते हैं,
और कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल्स हल्के से ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल होते हैं जो बाउंस बैक होकर दोबारा उल्टी डायरेक्शन में आते हैं। तो फिर रदरफोर्ड ने बोला था अगर ऐसा है तो मैं एक अपने मॉडल का एटम दूंगा। देखो ये डायग्राम था, देखो कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और बहुत कम बाउंस बैक होते थे। तो रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल ऑफ एटम बताया था जिसमें उसने बोला था कि यार एटम तो स्फेरिकल होगा, ये बात तो ठीक है, पर उसके अंदर एक बहुत छोटा सा न्यूक्लियस बैठा रहेगा, उसके अंदर एक बहुत छोटा सा न्यूक्लियस बैठा रहेगा। ये तो मेरा एटम हो गया और ये जो मेरा बैठा है छोटा सा, ये मेरा न्यूक्लियस हो गया। अब उसने बोला था कि अगर आपको एटम की साइज का अनुमान लगाना है या फिर आपको न्यूक्लियस की साइज का अनुमान लगाना है, तो उसने एक एग्जांपल बोला था कि जैसे मान लो अगर आप एक कोई स्टेडियम में बैठे हो, तो एक तरीके से स्टेडियम पूरा एटम है और उसके अंदर छोटा सा एक घास का पत्ता न्यूक्लियस है, यानी इसका मतलब एटम तो अच्छी खासी साइज का होता है, न्यूक्लियस उससे भी छोटा होता है। और रदरफोर्ड ने यह भी बोला था कि ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज बैठा रहता है, इसके अंदर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज बैठा रहता है। ठीक है, और एक चीज और बोली थी कि इस न्यूक्लियस के अंदर ही सारा मास होता है एटम का, सारा मास ऑफ एटम इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम के उधर ही रिवॉल्व करते रहते हैं, पर जो इलेक्ट्रॉन है उनका मास नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल मास यानी बहुत कम, गिनते ही नहीं है अपन उनको मास के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम, जो भी सारा मास है वो किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर बैठा होता है। ये बात तो रदरफोर्ड ने बोली थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने ऐसा बोलते ही कुछ लिमिटेशंस निकल के आ गई थी जिसपे बवाल खड़ा हो गया था। लिमिटेशंस क्या थी, उसने बोला था लिमिटेशन सबसे पहले ये थी कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। अब सर्कुलर पाथ मैंने बोला था एक एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, और अगर कोई भी चीज एक्सेलरेटेड मोशन कर रही होती है तो वो अपनी एनर्जी लूज करती है, ये फिजिक्स का नियम होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन मेरा एटम के अराउंड ऐसे सर्कुलर मोशन काट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा होगा, और एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज कर रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे घूमता जाएगा और अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा तो इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो एटम ही खत्म हो जाएगा। यानी रदरफोर्ड ने तो ये बोला था कि एटम खत्म हो जाना चाहिए मेरे मॉडल के अकॉर्डिंग, पर ऐसा होता नहीं है। एटम कैसे खत्म हो सकता है भाई, अगर एटम खत्म हो गया तो मैटर खत्म हो गया, क्योंकि मैटर भी तो एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम खत्म तो मैटर खत्म। अब तुम खुद सोचो, अगर मैटर ही खत्म हो जाए तो कुछ दिखे ही नहीं, सारा अर्थ खाली, अपन खुद मैटर से बने हुए, अपन ही खत्म हो जाएंगे, बचा ही नहीं फिर तो कुछ। सेकंड पॉइंट देखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उसने अभी भी अरेंजमेंट प्रॉपर बताई थी। उसने बस ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक चक्कर काटते रहते हैं, पर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, वो आप कैसे कब बताओगे। तो उसने अरेंजमेंट प्रॉपर बताया ही नहीं था। तो ये इसके लिमिटेशन थे। जैसे ही इसके ये लिमिटेशन आए, जैसे हमको पता चले इसके लिमिटेशन, देखो कुछ क्वेश्चंस अपन ने पहले ही कर लिए थे। ठीक है, जैसे अपन को इसके लिमिटेशन पता चले, उसके बाद डिस्कवरी होती है भाई एक प्रोटॉन नाम की चीज की। प्रोटॉन क्या होता है, ध्यान से देखो। रदरफोर्ड ने यह बोला था, देखो यहां से अपनी प्रॉपर क्लास चालू हो गई। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि यार एक सेंटर में ऐसा न्यूक्लियस बैठा हुआ है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बैठा होता है। क्या बोला था, न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज बैठा होता है, न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज बैठा होता है, यही बोला था, यही बोला था। तो साइंटिस्ट लोगों ने आगे जाके इस पॉजिटिव चार्ज की जब डिस्कवरी करी, तो हमें पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज और कुछ नहीं बल्कि प्रोटॉन ही है, और कुछ नहीं बल्कि प्रोटॉन ही है। तो अब प्रोटॉन को किसने किया था, देखो ई गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, कंडक्टेड एन एनोड रे एक्सपेरिमेंट। जैसे याद करो, इलेक्ट्रॉन जो थे वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से जाने जाते थे, तो जो इलेक्ट्रॉन थे उसके अंदर एनोड रे का एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, विच फर्दर लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब थोड़ी थोड़ी सी कहानी ध्यान से समझो। ठीक है, कहानी प्रोटॉन की, ठीक है, बढ़िया टॉपिक, कहानी प्रोटॉन की, कि ये प्रोटॉन क्या है, ध्यान से देखना भाई, कहानी प्रोटॉन की। भाई सबसे पहला पॉइंट, प्रोटॉन जो था एक सब एटॉमिक पार्टिकल था। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब जो एटम के अंदर आता है, और एटम के अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी जो साइज होगी वो एटम से भी छोटी होगी। यानी अभी तक अपन ने एक पार्टिकल ऐसा देखा था जो इलेक्ट्रॉन था, जो एटम से छोटा था। अब हमें एक और एटम से छोटा पार्टिकल मिल गया, जो क्या बन गया, प्रोटॉन बन गया। तो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बात समझ में आई, प्रोटॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, ये बात हमें समझ में आती है। ठीक है, क्लियर होगी, क्लियर होगी। अब प्रोटॉन जो होता है उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज अ
पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और दूसरी पॉइंट हमको ये पता चली, तीसरा पॉइंट ये पता चला हमें कि ये जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी लोकेशन कहां होती है। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, क्लियर हो गया? ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट देखो भाई, जैसे याद करो इलेक्ट्रॉन को अपन ने कैथोड रेस का नाम भी दिया था, तो उसी तरीके से प्रोटॉन्स को अपन एनोड रेस का नाम भी देते हैं। तो प्रोटॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनोड रेस। ठीक है, ये एनोड रेस बन गए भाई। क्या बात क्लियर है? ये मतलब एनोड से निकलते हैं तो एनोड रेस बन जाते हैं। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर। चल, अब एक चीज और देखो, जैसे अपन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन ने क्या निकाला था भाई, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो उसी तरीके से अपन ने प्रोटॉन का भी एक्चुअल चार्ज निकाला। तो जो प्रोटॉन का एक्चुअल चार्ज आया, देखो अब तुम खुद दिमाग लगाओ। थॉमसन मॉडल क्या कहता था, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन, यानी जितना इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज होता है ना, उतने ही प्रोटॉन होने चाहिए प्लस चार्ज के, तभी एटम जाके न्यूट्रल हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज असली वाला था -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा जस्ट उसको उल्टा, यानी +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस से और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब ये तो था इसका एक्चुअल चार्ज, पर एक्चुअल चार्ज अपन बोलते हैं कि यार थोड़ा टफ हो गया लिखने के लिए, तो हम क्या मानते हैं उसका, रिलेटिव चार्ज मानते हैं। हम क्या मानते हैं बॉस, रिलेटिव चार्ज मानते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज -1 रखा था तुमने, तो प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज कितना रखोगे भाई, +1 रख दो, +1 रख दोगे। और इलेक्ट्रॉन को तुमने किससे डिनोट किया था, E, ऊपर उसके माइनस से। तो प्रोटॉन को किससे डिनोट करोगे, P, और उसके ऊपर प्लस चार्ज। तो ये तो थी तुम्हारे प्रोटॉन की कहानी। अब आओ एक बार थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने 2 सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ लिए बेटा। एक तो हमने पढ़ लिया क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक हमने क्या पढ़ लिया बॉस, एक हमने पढ़ लिया अब प्रोटॉन। 2 सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी खुद सोचो तुम, डेल्टन ने इतनी मुश्किल से जो एटॉमिक थ्योरी बनाई थी कि यार एटम सबसे इनडिविजिबल चीज है। हमारे जो पहले के फिलोसफर थे जो ये कह रहे थे कि यार एटम से तो छोटा कुछ और होता ही नहीं है, वो अब गलत प्रूफ कर दिए तुम लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन यानी एटम से भी छोटी चीज हमें मिल चुकी है, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और एक और चीज मिली जिसको अपन प्रोटॉन का नाम देते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज्ड, ये बात तुम्हें पता है। और प्रोटॉन्स के बारे में क्या पता है तुम्हें, प्रोटॉन्स क्या होते हैं बॉस, प्रोटॉन्स मेरे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था, इलेक्ट्रॉन का जो रियल चार्ज था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन रियल चार्ज, यानी एक्चुअल चार्ज भी बोलूं मैं, तो उसका एक्चुअल चार्ज कितना निकल के आया था बेटे, कितना आया था, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम आया था। और प्रोटॉन का एक्चुअल चार्ज कितना निकल के आया है, प्रोटॉन का एक्चुअल चार्ज कितना निकल के, भाई ये तुम सब नोट करते रहो, ये सब नोट करते रहो, बहुत काम की चीज है, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछेंगे। प्रोटॉन का एक्चुअल चार्ज कितना था तुम्हारा, +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम था। इलेक्ट्रॉन का जो अपन ने रिलेटिव चार्ज बोला था, इलेक्ट्रॉन का अपन ने जो रिलेटिव चार्ज बोला था वो कितना बोला था भाई, रिलेटिव चार्ज कितना था इसका, -1 था। और उसी तरीके से जो प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज था वो कितना था भाई, +1 था। प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज तुम्हारा +1 था। क्या बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही? अब एक चीज और देखो जो मैंने तुम्हें नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन का अपन ने एक्चुअल मास भी बता दिया, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल मास, यानी अपन ने ये भी कैलकुलेट कर लिया था। जैसे इलेक्ट्रॉन का अपन ने असली का चार्ज कैलकुलेट कर दिया था ना, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का अपन ने एक्चुअल का मास भी कैलकुलेट कर दिया था। तो जो इलेक्ट्रॉन का असली में मास आया था वो आया था इतना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यानी तुम खुद सोचो कितनी छोटी चीज हो गई, 10⁻⁻31 का मतलब समझ रहे हो, यानी 0.00000000 और ऐसे मतलब 30 बार जीरो लगाओ, फिर उसके बाद ये 91 लगाओ kg।
कितना छोटा मास हो गया, मतलब नेग्लिजिबल से भी छोटी चीज, इसको मैं देखूं भी नहीं, मैं इतना छोटा मास है, ठीक है। और प्रोटॉन का जो एक्चुअल मास होता है वो भी अपन ने निकाला, प्रोटॉन का हमने एक्चुअल मास निकाला। देखो एक्चुअल मास तुम्हारे हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट जो क्वेश्चन है ना, जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखा है उसके अंदर एक्चुअल मास का जरूर रोल आता है, तो इसका मतलब तुम्हें सीखना तो पड़ेगा ही है। तो प्रोटॉन का जो एक्चुअल मास आता है वो आता है इतना 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। ये तो -31 था, ये -27, यानी यहाँ पे पॉइंट जो जीरो लगेंगे वो 27 जीरो लगेंगे, और यहाँ पे जो .00 लग रहा है वो 31 जीरो लग रहा है। तो तुम्हें साफ पता चल रहा है कौन ज्यादा भारी है। देखो एटम तो एक इंडिविजिबल चीज थी, एटम से दोनों छोटे और है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और इन दोनों में से भी कौन बड़ा है? इन दोनों में से जो प्रोटॉन होता है ना वो बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी चीज हो गई। यानी प्रोटॉन के पास तो फिर भी मास होता है, इलेक्ट्रॉन के बाद तो बिल्कुल ही मास नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के पास तो बिल्कुल ही मास नहीं होता। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलें आगे। अब देखो ये वापस वही चीज आ गई कि यार सर हम अब इतना मास कैसे याद कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का इतना रिलेटिव मास कैसे याद रखा जाएगा, प्रोटॉन का ये एक्चुअल मास कैसे याद रखा जाएगा। तो फिर हमने साइंटिस्ट ने एक चीज बनाई, हमने क्या बोला एक काम करते हैं, प्रोटॉन का रिलेटिव मास बता देते हैं, प्रोटॉन का रिलेटिव, जैसे भाई तुमने रिलेटिव चार्ज बताया था ना, उसी तरीके से प्रोटॉन का तुम रिलेटिव मास बता दो, प्रोटॉन का तुम रिलेटिव मास बता दो। और जब प्रोटॉन का रिलेटिव मास बताने पे आए हम, देखो इलेक्ट्रॉन का अपन ने क्या बोला था, ये पूरी चीज को अपन ने मान लिया था 1 के बराबर, उसी तरीके से जो प्रोटॉन होता है ना, ये जो 1.67 इंटू केजी इतना बड़ा है, उसको अपन पूरा मान लेते हैं 1 यूनिट के बराबर, 1 यू। तो इसका मतलब जो प्रोटॉन का रिलेटिव मास आ गया ना, वो आ गया 1 यू, या तो इसको 1 यू भी बोलते हैं, या फिर बुक में 1 एएमयू भी लिखा होता है। एएमयू का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक मास यूनिट, और यू का मतलब क्या हो गया? यूनिफाइड मास। अब ध्यान से देखो ये कहानी, ध्यान से देखो, तुमने क्या किया, प्रोटॉन का जो एक्चुअल मास था वो ये था 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी, ठीक है। या फिर और क्या है, अगर इसको केजी से ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 1.67 या 1.66, कुछ भी लिख लो भाई, एक ही बात है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ठीक है। इसको भी पहले 66 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, इतनी कोई बड़ी चीज है ही नहीं है, इंटू 10⁻⁻27 केजी, और ग्राम्स के अंदर इनको कन्वर्ट करोगे तो ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये है प्रोटॉन का तुम्हारा क्या? एक्चुअल मास। क्या है प्रोटॉन का एक्चुअल मास? और ये पूरी चीज जो थी ना, इसको मैंने क्या मान लिया? 1 यू मान लिया। क्या मान लिया? 1 यू के बराबर। यानी तुम अब ये बात समझ लो, यानी एक बात समझ लो कि ये 1 यू का मतलब क्या है आपसे मेरा? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। और ये 1 यू क्या है? ये एक प्रोटॉन का मास है तुम्हारे, एक प्रोटॉन का मास कितना है? 1.66 इंटू, अब इतना बड़ा याद नहीं हो रहा था तो मैंने इसको क्या मान लिया? एक यू मान लिया, 1 यू, 1 यूनिफाइड मास। तो 1.66 का मतलब तुम अब क्या लिख दोगे? 1 यू लिख दोगे। और 1 यू का मतलब क्या हो गया? 1.66 इंटू 10⁻⁻24। यानी अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मेरे को एक प्रोटॉन का मास बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? एक देखो ध्यान से देखो, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि मुझे एक प्रोटॉन का मास बता दे, तो एक प्रोटॉन का मास तो तुम नकली वाला क्या बोलोगे? 1 यू रिलेटिव, और असली वाला क्या बोलोगे? इस यू की वैल्यू रख दो। यू की वैल्यू क्या है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये असली मास है इसका। अगर मान लू मैं तुम्हें ये बोलूं कि मेरे पास 5 प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन का नकली मास कितना हो जाएगा? यानी हो जाएगा 5 यू। और अगर मैं बोलूं कि इसका असली मास बताओ एक्चुअल में कितना होगा, तो वो कितना होगा? 5 इंटू यू की जगह लगाओ 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मेरे को 10 प्रोटॉन का मास बताओ, तो नकली मास कितना? 10 यू, असली मास कितना? 10 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। बोलो क्या चीज क्लियर हुई? यूनिट की बात कम समझ में आई तुम्हें कि एक प्रोटॉन का हमने ये यूनिट मान लिया 1 यू, तो एक प्रोटॉन का मास यहां पे निकल के कितना आ गया बेटा? 1 यू निकल के आ गया, 1 यू निकल के आ गया। उसी तरीके से आया अब इलेक्ट्रॉन के मास पे, उसी तरीके से आया हम इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव मास पे। तो आओ जरा इलेक्ट्रॉन का भी रिलेटिव मास पता कर लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास क्या है? देखो प्रोटॉन का तो अपन ने 1 यू मान लिया, अब ऐसा नहीं कर सकते कि तुम इसको भी कोई 1 यू मान लो, नहीं, गलत हो जाएगी भाई चीज। अब एक को तुमने मान लिया 1, तो फिर वापस किसी को रेफरेंस नहीं मान सकते। तो हमने इसका जो मास निकाला रिलेटिव, वो निकाला हमने 1 डिवाइड बाय 1836 यू, मतलब समझो उसका, यानी एक प्रोटॉन के मास
को अगर तुम डिवाइड कर दो 1836 से, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का मास निकल के आ जाएगा। समझ में है? जैसे मान लो अगर मेरे पास 10 प्रोटॉन ही, देखो 10 मेरे पास मान लो 10 प्रोटॉन है, तो 10 प्रोटॉन का नकली मास कितना हो गया बेटा? 10U हो गया। और अगर तुम्हें 10 इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है नकली वाला, तो कैसे निकालोगे? 10 को डिवाइड कर दोगे किससे? 1836। ये मतलब हो गया इसका, ये मतलब हो गया इसका। समझ में है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1 डिवाइड बाय 1836। 1 डिवाइड बाय, यानी एक प्रोटॉन के मास को डिवाइड करना है 1836 से। सोचो कितनी छोटी चीज होगी, सोचो तुम कितनी छोटी चीज होगी। अगर मैं 1 डिवाइड बाय 1836, देखो तुम्हारे सामने करता हूं, देखो तुम्हारे सामने करता हूं, 1 डिवाइड बाय 1836। ठीक है, कैलकुलेटर से करते हैं भाई, जल्दी हो जाएगा, फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करूं करके। 1 डिवाइड बाय 1836, देखो देखो तुम खुद देखो कितना छोटा आ रहा है, तुम खुद देखो कितना छोटी चीज आ रही है, दिख रहा है क्या? 0.0005446, कितना छोटी चीज आ रही है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का मास इस प्रोटॉन से कितना छोटा बन जाता है, ये सोचो तुम, एक इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कितना छोटा बन जाता है। तो ये टेबल हो गई पूरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की असली कहानी, जो तुमने अब समझ ली। क्या समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का असली चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर -19, प्रोटॉन का असली चार्ज +1.6 इंटू 10 की पावर -19। रिलेटिव चार्ज नकली अपन ने इसको 1 मान लिया, तो ये -1। अब देखो चार्ज दोनों के सेम थे, इसलिए अपन ने 1 1 लिख दिया था, तो इसका रिलेटिव चार्ज आ गया था +1। इलेक्ट्रॉन का असली मास कितना निकल के आया? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का असली मास आया ये 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। प्रोटॉन का नकली मास अपन ने बोला 1U, और 1U की वैल्यू क्या होती है? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स, या फिर 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम्स। एक ही बात है भाई, ये 1.67 1.66 एक ही बात है, इस पे ध्यान मत लगाओ तुम, इसको ध्यान, ये राउंड ऑफ करके फिगर होता है, ये राउंड ऑफ फिगर है, इस पे दिमाग मत लगाओ। बस इतना दिमाग में रखो कि 1U का मतलब क्या हो गया, ये 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अगर तुम्हें किलोग्राम में करना है ना, तो 1U किसके बराबर हो जाएगा? 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। एक ही चीज है दोनों, यानी ये 1U का मतलब आ गया। तो उसी तरीके से मैंने तुम्हें बताया कि एक प्रोटॉन का मास इतना है, तो 5 प्रोटॉन का कितना हो जाएगा? 5U। 10 प्रोटॉन का 10U, 15 का 15U। अगर तुम्हें 15 प्रोटॉन का असली निकालना है, तो 15 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स करके उसका असली मास भी तुम बता सकते हो। क्या ये टेबल क्लियर हो गई बेटा? एक एक चीजें नोट करना, बड़ी काम की चीजें। अगर तुम्हें अभी समझ नहीं आई ना, मैं सही बता रहा हूं, अगर तुम्हें अभी समझ में नहीं आई, फर्दर जाके अगर तुम साइंस मैथ्स सब्जेक्ट ले रहे हो, तुम्हें अच्छी लगती है ये चीजें पढ़ने में, समझ आ रही है, 11th और 12th में बेटा कबाड़ा हो जाएगा, साफ हो जाएगा बिल्कुल। 11th और 12th में ये बेसिक तुम्हें पहले से आना चाहिए। टीचर्स ये समझ के रखते हैं कि तुम्हें 9th और 10th में ही क्लियर हो जाना चाहिए, पर तुम लोग करते ही नहीं हो। तो इसलिए इन चीजों को अच्छे से क्लियर करो, कोई रटना है ही नहीं, कुछ भी मत रटना है, बस समझ के चलो कि ये चीजें ऐसी हुई, समझ के चलो यही चीजें ऐसी हुई थी। क्या बात समझ में आई? क्या पिक्चर समझ में आई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की? बोलो भाई, समझ में आई? तो एक क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन क्या है? रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन एट द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। सही बात है ना भाई, रदरफोर्ड ने यही बोला था कि सारा मास न्यूक्लियस के अंदर बैठा है, तो असर्शन तो सही है। रीजन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव पॉजिटिव चार्ज पेयर। चूज द, हाँ रीजन भी सही है, रीजन भी सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट, नहीं आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहाँ है उसका? ये रीजन तो कुछ और चीज है, असर्शन कुछ और चीज है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, दोनों सही चीजें हैं, पर आर कहीं ना कहीं बता ही नहीं रहा कि असर्शन का, प्रूव ही नहीं कर रहा कहीं से भी इसको, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो अब आते हैं अपने मोस्ट अवेटेड टॉपिक पे, जिसका नाम है बोहर मॉडल ऑफ एटम। अब तुम खुद सोचो कहानी कहां तक बढ़ चुकी है। डेल्टन की थ्योरी गलत प्रूव हो गई। डेल्टन भाई साहब ने बोला था एटम सबसे छोटी चीज है, गलत। आए थॉमसन साहब, उन्होंने बोला कि यार एटम से छोटी चीज है इलेक्ट्रॉन, पता करो उसके बारे में जरा। थॉमसन ने अपना मॉडल ऑफ एटम बताया, वाटरमेलन मॉडल करके, गलत। रदरफोर्ड ने आया, बोला गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से थॉमसन मॉडल साफ साफ गलत प्रूव हो रहा है। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल ऑफ एटम बनाया, गलत प्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि बोला कि यार इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चक्कर काटता रहेगा, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चक्कर काटेगा तो कभी तो उसकी एनर्जी गिरेगी, और जब एनर्जी उसकी गिर गई तो खत्म, एटम खत्म, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, खत्म। बेटा रदरफोर्ड के मॉडल बनाने तक, जब रदरफोर्ड ने, तुम खुद सोचो उस टाइम पे, इमेजिन करो कि तुम इधर जी रहे हो उस टाइम पे, जैसे ही रदरफोर्ड की लिमिटेशंस पता चल गई थी ना, त्राहिमाम आ गया था पूरे केमिस्ट्री फील्ड के अंदर कि यार भाई ये तो बात सही है, इसका कोई लीगल प्रूफ ही नहीं है तुम्हारे पास, ये फिजिक्स है कि अगर अब, और तुम खुद सोचो ना, अगर तुम रोज चक्कर काटोगे एक्सेलरेटेड, तुम्हारी एनर्जी नहीं गिरेगी, एनर्जी नहीं, तुम गिर जाओगे, खत्म हो जाओगे।
तो इलेक्ट्रॉन का भी तो यही हाल होगा। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा घूमता रहेगा सर्कल, पूरे सर्कल वाले रास्ते में, तो उसकी एनर्जी पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी तो मर जाएगा बेचारा, उसके पास भी तो एनर्जी खत्म हो गई, तो वो गिर जाएगा। अब तुम इसको गलत प्रूफ कैसे कर सकते हो? जैसे थॉमसन का तो गलत प्रूफ हो गया था कि यार हाँ न्यूक्लियस बैठा है एक छोटा सा बीच में, पूरा ऐसे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसका कोई गलत प्रूफ ही नहीं है। कोई समझ ही नहीं आ रहा कि यार इसको कैसे गलत प्रूफ करे। तो बोहर मॉडल तो बहुत बाद में आई थी। सबसे पहले तो साइंटिस्ट लोगों ने यहां दिमाग खराब हो गया था कि भाई हम क्या करें, हम तो फंस गए, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब कैसे आगे बढ़ा जाए, कौन सा कोई दूसरा मॉडल थोड़ी। देखो बोहर मॉडल भी यही कहता है कि न्यूक्लियस बीच में रहता है और एटम स्फेरिकल है, तो उसने कुछ ऐसा ही चीज नहीं बोल दी जो रदरफोर्ड से बिल्कुल अलग है। रदरफोर्ड क्या बोलता था कि ये न्यूक्लियस होता है और ऐसा एटम होता है, बोहर भी यही बोलता है, बोहर भी यही बोलता है कि न्यूक्लियस बीच में और एटम ऐसा। तो गलत थोड़ी है, रदरफोर्ड गलत थोड़ी है अपनी बात पे। बस यहां गलती आ गई जो उसने पॉइंट बोला ना कि यार इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, और अगर गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन उसकी तो एनर्जी खत्म हो जाएगी एक्सेलरेटेड करने मोशन करने में। उसका क्या, उसका जवाब ही नहीं था रदरफोर्ड के पास, उसका जवाब ही नहीं था रदरफोर्ड के पास। तब आए थे बोहर, तब आए थे बोहर साइंटिस्ट, इनका पूरा नाम था नील बोहर। देखो पूरी कहानी की तरह बता रहा हूं तुम्हें क्या हुआ था। तब आए थे नील बोहर। नील बोहर ने इतनी तगड़ी रिवॉल्यूशनरी चीज कर दी थी कि जिसका कोई जवाब नहीं। इतना तगड़ा उनका मतलब हाथ था फिजिक्स को पूरा इवॉल्व करने के अंदर, पूरी केमिस्ट्री इवॉल्व करने पे इनका हाथ था। फिजिक्स भी करी थी, केमिस्ट्री भी करी थी इवॉल्व। नील बोहर ने एक ऐसी विवादित चीज बोल दी जिससे पूरे साइंटिस्ट की कौम हिल गई। नील बोहर ने यह बोला कि यार फिजिक्स दो पार्ट की है, फिजिक्स एक पार्ट की नहीं है, फिजिक्स दो पार्ट में बटी हुई है। कौन सी दो पार्ट में? एक होती है क्लासिकल फिजिक्स। क्या होती है भाई? एक क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। और एक होती है तुम्हारी क्वांटम फिजिक्स, एक होती है तुम्हारी क्वांटम फिजिक्स। ध्यान से देखना केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स का कैसे घुस जाती है, फिजिक्स कैसे घुस गई है केमिस्ट्री के अंदर। ध्यान से देखना, इंटर रिलेटेड ही है, कोई ज्यादा कुछ दूर दूर वाली चीजें नहीं है। नील बोहर ने एक चीज बोली थी कि यार ये फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स भी होती है एक, और एक क्वांटम फिजिक्स, यानी फिजिक्स दो टाइप की होती है। अब ध्यान से देखो ये क्लासिकल फिजिक्स क्या है भाई। क्लासिकल फिजिक्स वो फिजिक्स है जिसके अंदर जो भी तुम ऑब्जेक्ट लेते हो ना अपना, जो भी जिस बॉडी के ऊपर तुम स्टडी कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट की साइज बहुत बड़ी होती है। यानी ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है ना वो बहुत लार्ज होती है, और लार्ज मतलब इतनी लार्ज कि हमें अपनी आंखों से दिख जाती है, ठीक है। यानी इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट यूज होता है ना वो होते हैं मैक्रो ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं बेटा? मैक्रो ऑब्जेक्ट्स। मैक्रो ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या? ऐसे ऑब्जेक्ट जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो। वहां लगती है आपकी क्लासिकल फिजिक्स। और क्लास नाइन्थ और क्लास 10th में अपन को जो फिजिक्स पढ़नी है ना वो यही पढ़नी है, क्लासिकल फिजिक्स। तुम खुद सोचो, मोशन तुम चैप्टर पढ़ा है तुमने, मोशन पूरा, मोशन के अंदर तुमने यही देखा ना कि एक गाड़ी इधर से जा रही है, उसकी स्पीड इतनी थी, इधर इतनी थी, फाइनल पे बताओ एक्सेलरेशन कितना। एक आदमी चलता हुआ जा रहा है, इनिशियल इतना, फाइनल इतना, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना किया। एक कोई भी जानवर चलता जा रहा है, कुछ भी, बहुत सारी चीज, पर ऐसी चीज थी जो दिखने में आ रही थी। ऑब्जेक्ट वो थे जो दिखाई दे रहे थे तुम्हें, इंसान, गधे, घोड़े, हाथी, भालू, ट्रक, बस, व्हीकल्स, ये सबका एग्जाम्पल था क्लासिकल फिजिक्स, यानी जो तुमने मोशन का चैप्टर पढ़ा। तो क्लास 9th और क्लास 10th के अंदर तुम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हो। तो क्लासिकल फिजिक्स मतलब क्या? ऐसी फिजिक्स जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर तुम स्टडी कर रहे हो उनकी साइज बड़ी होती है। जैसे ही तुम क्लास 11th और क्लास 12th, और क्लास 11th क्लास 12th में भी बहुत कम, तुम जैसे ग्रेजुएशन में जाओगे अपनी, तब तुम ये वाली फिजिक्स पढ़ोगे, क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है ना, अरे भाई वो हद स्मॉल होता है, हद स्मॉल, बहुत छोटा, हद स्मॉल, बहुत छोटा साइज। यानी इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो होता है मेरे माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है भाई? माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, मतलब इतने छोटे ऑब्जेक्ट कि माइक्रोस्कोप भी देखने में शर्मा जाए, इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उनकी जो स्टडी होती है ना वो कहां करी जाती है? क्वांटम फिजिक्स के अंदर। यानी ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसकी अगर तुम स्टडी कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन कितना छोटी चीज है, वो क्वांटम फिजिक्स के अंदर लाई कर दी। प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन कितनी छोटी चीज है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगी, तो किसके अंदर स्टडी करोगे उसकी? क्वांटम फिजिक्स के अंदर। एटम, एटम की स्टडी करनी है तुम्हें, मेन चीज, एटम की स्टडी करनी है, कहां करोगे? क्वांटम फिजिक्स के अंदर करो। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी साइज बहुत छोटी है।
जिनकी साइज बड़ी है वो तो क्लासिकल फिजिक्स में आता है, वो तो क्लासिकल फिजिक्स में आता है। अब बोहर ने ये बोला कि रदरफोर्ड क्या बोलता था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे घूम रहे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया कहानी है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन चल रहा है, और एक ना एक टाइम बाद इलेक्ट्रॉन नीचे गिर के न्यूक्लियस में परास्त हो जाएगा। भाई आप जो थ्योरी बोल रहे हो ना रदरफोर्ड जी, आप जो आप पे गलत हो रही है चीजें कि इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, आप थ्योरी तो बोल रहे हो क्लासिकल फिजिक्स वाली, एक्सेलरेशन चल रहा है, इनिशियल ये चल रहा है, वो चल रहा है। आप थ्योरी तो क्लासिकल फिजिक्स की बोल रहे हो, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो तो क्वांटम फिजिक्स का है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आप क्वांटम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो, और आप जो थ्योरी लगा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन मेरा ऐसे चक्कर काटेगा, एनर्जी लूज हो जाएगी और आके नीचे गिर जाएगा। हाँ भाई सही बात है, सही बात है, गलत नहीं है। बट आप थ्योरी यूज कर रहे हो सर क्लासिकल फिजिक्स वाली, जो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स में यूज की जाती है। आपने माइक्रो ऑब्जेक्ट्स की थ्योरी तो लगाई नहीं, आपने क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी नहीं लगाई। आप क्वांटम वाले ऑब्जेक्ट यानी छोटे ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी लगाओगे तो घंटा सही हो गया आपका। कैसे सही होगी आपकी थ्योरी? गलत ही प्रूफ होगी। यानी नील बोहर ने इतनी रिवॉल्यूशनरी चीज बोल दी थी कि यार जो आपका क्वांटम फिजिक्स है ना बॉस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो आप पढ़ रहे हो, ये आप क्वांटम फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हो, आप इसके अंदर ये क्लासिकल फिजिक्स वाली थ्योरी नहीं लगा सकते कि मेरा एटम ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ घूम रहा रहेगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ घूमेगा, एक्सेलरेशन करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, नीचे आके गिर जाएगा। अरे ये क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी है। मैं नहीं कह रहा कि ये गलत है, सही है, बिल्कुल हर जगह सही लगती है, पर क्वांटम फिजिक्स में नहीं है सर सही। क्वांटम फिजिक्स की अलग थ्योरी है, तो आप क्वांटम फिजिक्स में अपनी थ्योरी मत डालो। तो नील बोहर के इस एक्सप्लेनेशन नहीं, बोहर मॉडल ऑफ एटम बताया। नील बोहर के इस एक्सप्लेनेशन ने बोहर मॉडल ऑफ एटम बताया, और बोहर मॉडल ने, हम बोहर मॉडल को सही मानने लग गए क्योंकि बोहर ने बिल्कुल सही बात बोली। फाइनली हम एक सही मॉडल ऑफ एटम की तरफ बढ़ गए कि यार बोहर मॉडल अब एक हमारा सही एटम है, सही मॉडल ऑफ एटम है। इतनी सारी जो गलतियां हमने करी थॉमसन और रदरफोर्ड में वो सारी गलत, बोहर हमारा सही मॉडल ऑफ एटम है। तो फाइनली ये मान लो कि हम बोहर मॉडल ऑफ एटम यानी हम सही मॉडल ऑफ एटम में पहुंच गए हैं। यानी हमें पता चल चुका है कि एटम कैसे दिखते होंगे, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे अरेंज होते होंगे, प्रोटॉन्स कहां बैठे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का चक्कर कैसे लग रहा होता है, क्या होती हैं सब चीजें बोहर मॉडल ने सही सही बता दी थी। तो आओ जरा बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ लेते हैं, आओ जरा बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ लेते हैं। देखो बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ने से पहले उसके तुम्हें पोस्टुलेट्स पढ़ने पड़ेंगे कुछ कुछ। भाई वो अपनी थ्योरी बता रहा है तो अपने पोस्टुलेट्स भी बताएगा कि भाई ये नियम है, इस नियम को समझ लो, काम खत्म, तुमको आ गई बोहर मॉडल। पहली क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल्स और ऑर्बिट। ध्यान से सुनना, एक एक पोस्टुलेट, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बोल रहा हूं ना अपने मुंह से एक एक चीज सुनना। बोहर ने यह बोला था कि यार न्यूक्लियस तो बीच में बैठा रहेगा, बात सही है, और न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन्स भी बैठे रहेंगे, ये भी बात सही है। कहानी आती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स कहां चक्कर मारते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन्स आपके फिक्स्ड शेल में चक्कर काटते हैं। देख ध्यान से समझना, बहुत बारीकी से समझना कि मैं चीज क्या बोल रहा हूं, बहुत बारीकी से समझना कि मैं क्या चीज बोल रहा हूं। देखो नील बोहर ने यह बोला था कि ये जो एटम का ये जो सेंटर होता है ना, इसको अपन न्यूक्लियस कहते हैं, इसके अराउंड उसने एक हाइपोथेटिकल ऐसे सर्कुलर पाथ बना दी। ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है, ऐसे होता ही है हर एटम के अंदर, ये फिक्स सर्कुलर पाथ है। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना आपके, वो इस फिक्स सर्कुलर पाथ में घूम रहे होते हैं। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उसका फिक्स सर्कुलर पाथ ये है, तो अब ये इस रेड वाले में घूमता रहेगा, रेड वाले में घूमता रहेगा, रेड वाले में घूमता रहेगा। और ये जो चीज बनाई है ना मैंने सर्कल, इसका नाम दिया था उसने क्या, या तो शेल या ऑर्बिट, या तो शेल बोल दो या ऑर्बिट बोल दो। ये शेल्स यानी ये सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। ये बोहर ने बताया था कि ये फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड। जैसे तुम्हारी सीढ़ियां हैं, तुम घर पे सीढ़ियां चढ़ते हो, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, ऐसे ही चढ़ते हो ना भाई, फिक्स्ड होती है ना सीढ़ी। एक सीढ़ी ऐसा तो नहीं ना दूसरे के ऊपर कूद के चल जाएगी, फिक्स्ड। यानी इलेक्ट्रॉन भी फिक्स घूम रहा है एक शेलो में। क्या बात समझ में, क्या बात समझ में? सेकंड पॉइंट पढ़ो, पहला पोस्टुलेट क्लियर, सेकंड पोस्टुलेट देखो, दीज ऑर्बिट्स आर नेम एज के एल एम एन एक्सेट्रा। ध्यान से देखो भाई, ये जो ऑर्बिट्स होता है ना, इसको उसने नाम दिया। जैसे ये जो पहला ऑर्बिट है, ये जो पहला ऑर्बिट है यानी इसका मतलब n की वैल्यू 1। देखो n मतलब एनर्जी लेवल हो गया, n एक वैल्यू है, ठीक है, n का मतलब 1। यानी ये पहला ऑर्बिट है ना, इसको उसने नाम दिया था किसका, के शेल का। किसका नाम दिया था, के शेल। ए से चालू नहीं आता इसका लेटर, के से चालू होता, के शेल। ये जो सेकंड शेल है ना, ये मतलब हो गया n इक्वल टू 2।
इसका मतलब हो गया n इक्वल टू 2, और ये शेल बनती है एल शेल। अब अल्फाबेट कंप्लीट करो के बाद कैसा होता है। ये जो थर्ड शेल होती है ना, इसका होता है n इक्वल टू 3, और ये हो गई m शेल। उसके बाद जो फोर्थ शेल बनेगी, जो भी फोर्थ शेल, देखो किसी कलर से बना लो, जैसे मान लो फोर्थ शेल ऐसी सर्कुलर पाथ में बनेगी, जो फोर्थ शेल बनेगी उसका नाम हो गया एन शेल। ठीक है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ऐसे चलती रहेंगी शेल इसकी। पहली शेल के शेल, याद रखना है, पहली शेल के शेल, दूसरी एल, तीसरी एम एन ओ पी। क्या बात समझ, जैसे सीढ़ियों के नाम है तुम्हारे, घर की पहली सीढ़ी के एल एम एन। क्लियर, समझ में आ गया। सेकेंड पोस्टुलेट क्लियर। थर्ड देख, ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी ये जो ऑर्बिट बना है, यानी ये जो रेड वाला ऑर्बिट बना है, ये पहली शेल के शेल, ये येलो वाली बनाई ये सेकंड शेल एल। ये जो के शेल है ना भाई, इसकी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। जैसे मान लो कुछ भी मान लो, मैं नकली में मान लेता हूं, जैसे मान लो 4 एनर्जी है इसकी, ऐसे वैसे होती नहीं है, पर ऐसे मान लेता हूं कि मान लो इसकी 4 एनर्जी है, यानी इस ऑर्बिट की एनर्जी आप 4 ही रहेगी। इस ऑर्बिट की एनर्जी 4, और दूसरी वाले की दूसरी होगी, जैसे दूसरी वाले की मान लो 6 है तो ये 6, तीसरी वाले की मान लो 8 है तो इसकी फिक्स्ड 8, फिक्स्ड 8। यानी फर्स्ट शेल की मान लो 4, मान लो, पहले बोल रहा हूं, होती नहीं है, मान लो। पहली शेल की मान लो क्या है, 4 है। सेकंड शेल की फिक्स्ड 6, फिक्स्ड रहेगी एनर्जी, एनर्जी फिक्स रहती है। क्या बात समझ में, यानी फर्स्ट सीडी की एनर्जी फिक्स्ड है, सेकंड सीडी की भी एनर्जी फिक्स्ड, थर्ड सीडी की भी एनर्जी फिक्स्ड। क्या बात समझ में आई, थर्ड पॉइंट भी क्लियर। देयरफॉर दीज आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स। यानी जो तुमने इनको शेल ऑर्बिट का नाम दे रखा है ना, एक एनर्जी लेवल का भी नाम दे दो, एक और नाम इनका, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्यों, क्योंकि हर शेल की एनर्जी फिक्स्ड होती है। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है। देखो चौथा देखो, while revolving in a fixed orbit an electron does not lose or gain energy। बहुत काम की चीज है दादा, बहुत काम की चीज है। when electron revolving in a fixed orbit, fixed orbit मान लो कि मान लो जैसे ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो पहले वाली शेल है के शेल, मान लो इस के शेल के अंदर मेरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लो इस के शेल के अंदर मेरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब के शेल की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है, के शेल की एनर्जी फिक्स्ड है। तो बोहर ने ये बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एक शेल में घूम रहा है ना, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी की शेल में वो मान लो घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी से घूमता रहेगा। यानी अब इस शेल की एनर्जी कितनी थी, 4 थी, तो इलेक्ट्रॉन भी इसी एनर्जी से अब घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, इलेक्ट्रॉन भी इसी एक सेम एनर्जी से घूमता रहेगा। रदरफोर्ड ने क्या बोला था, रदरफोर्ड में क्या गलती हो गई थी कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमता रहेगा तो उसकी एनर्जी कभी ना कभी लो हो जाएगी और नीचे आके गिर जाएगा। बट बोहर ने नहीं बोला ऐसा। बोहर ने बोला अगर इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में घूम रहा है, एक शेल में, अगर मान लो एक ही शेल में कोई भी एक पर्टिकुलर शेल पकड़ लो, सेकंड थर्ड कोई भी पकड़ लो, मान लो मैं इसके अंदर फर्स्ट शेल पकड़ रहा हूं, मान लो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल के अंदर ही घूम रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहने वाली है, उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहने वाली है, एनर्जी लूज नहीं करेगा वो, और ना ही गेन कर लेगा। यानी रदरफोर्ड बोल रहा था एनर्जी लूज करके गिर जाएगा, बोहर बोलता है नहीं, एनर्जी लूज नहीं करेगा। क्यों नहीं लूज करेगा भाई, क्योंकि उसने बोला मेरे क्वांटम फिजिक्स है। तुम तो क्लासिकल फिजिक्स का एग्जांपल दे रहे थे, मैं तो क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वांटम फिजिक्स यही कहती है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। तो बोहर ने रदरफोर्ड का पहला लिमिटेशन तो काट दिया। रदरफोर्ड का पहला लिमिटेशन यही था कि इलेक्ट्रॉन नीचे गिर जाएंगे, एनर्जी लूज हो जाएगी ना। बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन अगर एक शेल में घूम रहा है तो उनकी एनर्जी बेटा फिक्स रहेगी, उनकी एनर्जी बेटा फिक्स रहेगी। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट समझ में आया कि while revolving in a fixed orbit an electron does not lose or gain energy। क्लियर है। अगला पॉइंट देखो, such orbits are called stationary orbits। देखो अभी तक अपन ने इसके 3 नाम दिए थे, या तो शेल बोलते थे, या ऑर्बिट बोल दो, या एनर्जी लेवल बोल दो। एक चौथा नाम और होता है इनका, स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या नाम है बेटा, स्टेशनरी ऑर्बिट, ये चौथा नाम है इनका। इससे भी जानते हैं, यानी ये जो के शेल है ना, इसको मैं शेल भी बोल सकता हूं, के ऑर्बिट भी बोल सकता हूं, के एनर्जी लेवल भी बोल सकता हूं, और के स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोल सकता हूं। एक ही बात है, एक ही बात है। क्या पॉइंट समझ में आया, क्या पॉइंट समझ में आया तुम्हें, क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ। लास्ट पॉइंट देखो, एन इलेक्ट्रॉन कैन चेंज इट्स ऑर्बिट ओनली बाय एब्सॉर्बिंग और एमिटिंग एनर्जी। एक और पॉइंट देखो, भाई ये कह रहा है कि यार इलेक्ट्रॉन अगर मान लो फिक्स शेल में घूम रहा है तो वो फिक्स्ड एनर्जी के साथ ही घूमता रहेगा, फिक्स्ड एनर्जी के साथ ही घूमता रहेगा। मान लो इलेक्ट्रॉन इस शेल में घूमने की बजाय वो कहे कि यार नहीं, मैं बोर हो गया यार अब इस शेल में घूम घूम के, मान ले मेरे को इस वाली शेल में पहुंचा यार, तो कैसे भी करके इस इलेक्ट्रॉन को इस वाली शेल में पहुंचाओ। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को गेन करनी, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी कहीं से लेगा और ऊपर कूद जाएगा,
और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का इधर मन नहीं लग रहा, बोल रहा है कि यार मेरे को तो वापस अपने नीचे जाना है, तब उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी अपनी लूज करनी पड़ेगी। यानी क्या बात हुई कि अगर इलेक्ट्रॉन छोटे वाले एनर्जी लेवल से बड़े एनर्जी लेवल पे जाएगा तो एनर्जी गेन कर लेगा, और अगर मान लो उसको बड़े लेवल से छोटे लेवल पे आना है तो एनर्जी फेंक देगा, एनर्जी लूज कर देगा। यानी क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आना है, यानी हायर से लोअर जाना है, तो आपकी एनर्जी क्या होती है, लूज होगी, तो आपकी एनर्जी लूज होने वाली है। और अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाना है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ? बोहर मॉडल क्लियर हुआ तुम्हें कि बोहर ने क्या बोला? बोहर ने अब ये बोल दिया तुम्हें, बोहर ने ये बोल दिया कि भाई सेंटर में तो न्यूक्लियस रहेगा दादा, सेंटर में तो न्यूक्लियस रहेगा, पर ना जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो एक फिक्स्ड शेल या फिक्स्ड एनर्जी लेवल या फिक्स्ड ऑर्बिट या फिक्स्ड स्टेशनरी स्टेट इनमें घूम रहे होते हैं। यानी पहला लेवल ये इस शेल में घूम रहा हो, फर्स्ट शेल कहते हैं इसको। सेकंड शेल हो गई ये वाली एल शेल, थर्ड शेल हो गई मान लो ये वाली, ठीक है, चौथी शेल हो गई मान लो ये वाली, चौथी शेल हो गई मान लो ये वाली, और ऐसे ही शेल चलती जाएंगी, ऐसे ही शेल चलती जाएंगी। ये जो पहली शेल होती है इसको मैं क्या बोलता हूँ, के शेल। ये जो सेकंड शेल है इसको मैं क्या नाम देता हूँ, एल शेल का। ये जो थर्ड शेल है इसका नाम होता है एम, और ये फोर्थ शेल का नाम क्या होता है सर, एन। के एल एम एन, ऐसे शेल्स चलती रहती है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ऐसे चलती रहेंगी शेल। और ये जो ग्रीन कलर का न्यूक्लियस बैठा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, यहाँ मेरा न्यूक्लियस बैठा हुआ है। ये बोहर ने बोला कि रदरफोर्ड आपने ये सही बोला, न्यूक्लियस ऐसा छोटा सा ही बैठा रहेगा, सब बात सही है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऐसा छोटा सा होता है, इसी के अंदर ही तुम्हारे प्रोटॉन्स होते हैं, इसी के अंदर ही प्रोटॉन होता है। बोहर ने ये बनाया कि ये जो शेल होती है ना ये तो इलेक्ट्रॉन के चक्कर काटने की जगह है, इलेक्ट्रॉन घूमता है यहाँ पे, प्रोटॉन के लिए तो न्यूक्लियस बैठा हुआ है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बैठे रहेंगे आपके, इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वो इन शेल्स में चक्कर काटेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन शेल में चक्कर काटेंगे। अब ध्यान देखो, रदरफोर्ड का पहला लिमिटेशन तो क्लियर हो गया, जो उसने बोला था रदरफोर्ड ने कि यार इलेक्ट्रॉन घूमेगा घूमेगा तो एक टाइम पे लूज कर देगा एनर्जी, नीचे गिर जाएगा। बोहर ने बोला नहीं, इलेक्ट्रॉन अगर एक शेल में घूम रहा होगा तो ना तो वो एनर्जी लूज करेगा और ना ही एनर्जी गेन करेगा। पर अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तभी वो एनर्जी लूज या गेन कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही जगह घूम रहा है तो कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा, कोई एनर्जी गेन नहीं करेगा। और या इलेक्ट्रॉन को एक लेवल से दूसरे लेवल में जाना है, हाँ, तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर लूज भी कर सकता है। अगर नीचे से ऊपर जाना है तो एब्जॉर्ब करेगा, और अगर ऊपर से नीचे जाना है तो लूज कर देगा, तो लूज कर देगा। बस इसी टाइम पे लूज और गेन होती है एनर्जी का। बाकी अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह घूम रहा है, के शेल में मान लो घूमता जा रहा है तो कोई एनर्जी का चेंज नहीं आएगा, एक ही एनर्जी में घूमता रहेगा, वो एक ही एनर्जी में घूमता रहेगा। क्या बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? क्या बोहर का मॉडल समझ में आया तुम्हें? तो यानी बोहर मॉडल ने पहला रदरफोर्ड मॉडल, जो पहला रदरफोर्ड मॉडल की पहली लिमिटेशन थी वो तो क्लियर कर दी, पर रदरफोर्ड मॉडल की एक लिमिटेशन और थी बेटे, रदरफोर्ड मॉडल की एक लिमिटेशन और थी। क्या थी? कि रदरफोर्ड मॉडल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ नहीं पा रहे थे। यानी सेकंड पॉइंट ये था कि ये जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है मेरा, ये जो मेरा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसके बारे में भी चर्चा नहीं कर पाया था। कैसे घूम रहे होंगे, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, बोहर ने इसका भी तरीका बता दिया, बोहर ने इसका भी तरीका बताया। बोलो भाई, बोहर बाबा ने इसकी लिमिटेशन कैसे क्लियर करी? ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो। बोहर ने एक फॉर्मूला बना दिया छोटा सा, बोहर ने एक फॉर्मूला बना दिया 2n स्क्वायर का। क्या मतलब हुआ उसका, क्या मतलब हुआ उसका? ध्यान से देखो, बोहर ने ये बोला कि ये जो 2n स्क्वायर का मतलब है कि यार इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर शेल, इन अ पर्टिकुलर शेल। सर अभी समझ नहीं आया क्या लिखा है ये? ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। देख, पहली शेल का नाम क्या था? के शेल, और के शेल का मतलब मैंने बोला था तुम्हें n = 1 है, ठीक है। तो बोहर ये बोलता है, बोहर ने फॉर्मूला बनाया है 2n स्क्वायर का, ठीक है, बोहर ने फॉर्मूला बनाया है 2n स्क्वायर का। अब उसके अंदर मान लो मैं पहली शेल की बात कर रहा हूं, तो पहली शेल का मतलब n की वैल्यू कितनी होगी बॉस? 1 हो गई। 1 का स्क्वायर कर दो और मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरी पहली शेल है ना,
उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। तो मान लो एक मैंने बना दिया, एक दूसरा ये बनाता हूं, एक मैंने बना दिया, दूसरा एक में ये बनाता हूं। तीसरा इलेक्ट्रॉन इस के शेल में तो नहीं आएगा। अगर तीसरा चन है तो आप अगली वाली शेल पे जाओ। यानी पहले घर में, यानी पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मान लो सर हमको दूसरी शेल में पता करना है कि दूसरी में मैक्सिमम कितने, देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस पे ये भी लिख दो। कहां गया? हाँ, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर शेल। ठीक है, ध्यान से देखो। अब मान लो n इक्वल टू 1 में, तो यानी के शेल में मेरे को पता चल गया 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। मान लो मैं एल शेल की बात करूं, अब एल शेल का मतलब क्या हो गया? n की वैल्यू कितनी होगी बॉस मेरी? 2 हो गई। n की वैल्यू मेरी 2 हो गई। तो अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं बताओ? भाई वही फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, 2n²। तो 2 को तो 2 की जगह, n की जगह l के अंदर क्या आ जाएगा? l मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल, यानी n की जगह आ जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना? 8। यानी आपकी एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है मैक्सिमम। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 9वां इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। दूसरी शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकता है मैक्सिमम? 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। सर उसी तरीके से बताओ मेरे को, तीसरी शेल में कितने घूमेंगे, थर्ड शेल में कितने घूमेंगे? सर ये बताओ, थर्ड शेल में कितने घूमेंगे? अरे कुछ नहीं, थर्ड शेल मतलब n की वैल्यू 3 है, कितने घूमेंगे बता? एक ही फॉर्मूला है, 2n², यानी 2 इंटू एन की वैल्यू 3 रख दे, स्क्वायर कर दे, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18। यानी मेरी थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा तुमसे कि यार मुझे एक बात बताओ, मान लो 10th शेल है, मान लो 10th शेल है, इसके अंदर जरा मुझे बताना कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, इसके अंदर मुझे बताना मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। तुमने बोला सर हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है जो आपने बताया था 2n² का, तो 2 तो ऐसे लिख देता हूं, n की जगह क्या लिखो? देखो 10th शेल यानी 10th, n का मतलब क्या हो गया? 10, क्या कर दो? स्क्वायर, 10 इंटू 10 100 इंटू 2 200, यानी 10th शेल के अंदर 200 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, 10th शेल के अंदर 200 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो बोहर ने अब रदरफोर्ड की सेकंड लिमिटेशन को भी क्रॉस कर दिया। बोहर ने बोला कि भाई मैं ये बता सकता हूं तेरे को कि एक शेल और एक ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, यानी उसने इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट भी बता दी। पहली शेल के अंदर 2, तीसरी के अंदर 8 बैठेंगे, और दूसरे के अंदर 8 बैठेंगे, तीसरी के अंदर 18, चौथी शेल का करो 2n² से कैलकुलेट 32 आ जाएगा, उतने घूमेंगे, उतने घूमेंगे। तो यानी बोहर ने एक फॉर्मूले से ये रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन थी वो भी क्लियर कर दी थी। बोहर ने अपने एक फॉर्मूले से रदरफोर्ड की ये वाली लिमिटेशन भी क्लियर कर दी थी। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते, क्या समझ में आया? तो बोहर ने रदरफोर्ड मॉडल की सारी लिमिटेशन क्रॉस करके अपने आप विजय पताका गाड़ दिया और बोल दिया कि भाई मॉडल हो तो बोहर मॉडल जैसा, इसके बाद कुछ नहीं। बोहर मॉडल सबसे बेस्ट, सबसे जीत गया, उसने इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट बता दिया। एक बढ़िया बात बोल दी कि यार न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ना, इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड शेल फिक्स्ड एनर्जी में घूमेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि वो फिक्स्ड एनर्जी नहीं हो। देखो एक चीज और होती है, एक चीज और होती है, इसने ये बोला था, जैसे मान लो ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ठीक है, ये न्यूक्लियस है मेरा। अब बोहर ने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस फिक्स शेल में घूमेंगे सर, ऐसा नहीं कि ये जो बीच में जगह इधर जाके बैठ गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, नहीं, ऐसे बीच में नहीं बैठेगा, जाएगा तो इन शेलों में घूमेगा, ऐसे बीच में कहीं नहीं बैठ सकता, ऐसे बीच में कहीं भी नहीं बैठ सकता। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात क्लियर हो गई? कैसे बैठेगा इलेक्ट्रॉन? क्या बात क्लियर हो गई? क्लियर है कैसे घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन? ऐसे बीच में नहीं, यानी फिक्स्ड एनर्जी लेवल की, यानी फिक्स्ड शेल के अंदर ही घूम रहा होगा। क्या समझ में आ रहा टॉपिक? समझ में आ गया बेटा? चलें आगे, चलें आगे। देखो उसके बाद ये वाली चीज तो मैंने तुम्हें बताई दी थी, the electrons were filled in Bohr model according to the formula 2n², it means n equal to 1 और k shell number of electron 2, n equal to 2 8, n equal to 3 18 मैक्सिमम। हाँ ये वाला पॉइंट छोड़ दो अभी, ये वाला पॉइंट छोड़ दो अभी, ये वाला पॉइंट छोड़ दो, बस इतना दिमाग में, इतना दिमाग में। क्या ये टेबल क्लियर हो गई? ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया मतलब, समझ में आ गया मतलब। अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। ये बात तो पता है ना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। व्हाई डू दे नॉट फ्लाई अवे फ्रॉम द एटम? ये भी तो हो सकता है, सोचो तो भाई। इलेक्ट्रॉन ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, क्यों घूमे? मान लो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसका मन गया मेरे को नहीं घूमना सर्कुलर पाथ में, वो घूम के उड़ गया, बाहर निकल के भाग गया, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन सोचो बाहर निकल के भागा, कहानी खत्म, क्यों पढ़ रहे हैं इतना?
सोचो ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है बेटा, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, ध्यान से देखो। देखो ये चीज मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस चैप्टर में पढ़ा रखी है। चीज ये है कि अगर मान लो कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में घूम रही है, ठीक है ना। देखो पहली चीज, एक तो बेसिक चीज ये समझो, जो भी चीज मोशन कर रही है ना, यानी जो भी चीज चल रही है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जैसे मान लो आज मैं भी मोशन कर रहा हूं ना, कोई भी मोशन कर रहा हूं, मैं इधर उधर घूम रहा हूं, तो मेरे मोशन के पीछे भी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मान लो मैं मोशन कर रहा हूं, तो मेरे जो पैरों फोर्स लगा रहा है ना, मेरे पैर फोर्स लगा रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है मेरे मोशन करने का। उसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है ना, उसके पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है, और कौन घुमा रहा होता है इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घुमा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घुमा रहा होता है, ठीक है। अब पहली चीज, जैसे मान लो देखो एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो मैंने ये धागा ले रखा है, एक धागा है, इसमें मान लो मैं एक पत्थर अटैच कर लेता हूँ, गांठ बांध देता हूँ, और इस धागे को ऐसे घुमाता हूँ, यानी मैंने क्या किया, सर्कुलर मोशन जनरेट कर दिया, सर्कुलर मोशन मैंने जनरेट कर दिया। समझ में आ गया। अगर ये सर्कुलर मोशन जनरेट हो गया, इसका मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है सर्कुलर मोशन के अंदर, तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। क्या बात समझ में आ रही है, सर्कुलर मोशन मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी कोई प्रोवाइड करता है, खुद सोचो, सर्कुलर मोशन के पीछे, सर्कुलर मोशन के पीछे तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये फोर्स भी कोई दे रहा होता है और तुम्हें कहीं से। जैसे मान लो अब ये मैं वही पत्थर रस्सी में घुमाता हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये बात तो समझ में आ गई कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लग रहा होगा। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा है, ये देखो जो मेरे हाथ ऐसे घुमा रहे हैं ना, मेरा ये जो मस्कुलर फोर्स लग रहा है, ये मेरा मस्कुलर फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स को देता है, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारी अर्थ, अर्थ सन के अराउंड ऐसा चक्कर काटती है, कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और फोर्स कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। और कौन दे रहा होता है वो, सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काटेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई लगा रहा होगा। वो सोचो अब कौन लगा रहा होगा, वो देखो कौन लगा रहा होता है, ध्यान से देखो भाई। इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा, ऐसा न्यूक्लियस होता है, ये पहली शेल होती है, और यहां पे मेरे इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं। न्यूक्लियस कौन सा चार्ज होता है, प्लस का, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस का। अब तुम खुद बताओ, प्लस और माइनस चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगी भाई। देखो प्लस और प्लस एक दूसरे से भाग जाएगी, माइनस और माइनस एक दूसरे से भाग जाएगी, पर प्लस और माइनस एक दूसरे से प्यार करेंगे। तो यानी ये जो प्लस है ना, इस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, समझ में आ गया। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में तो घूम रहा है, और वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स उसको घुमा रहा होगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आता है, यहां से आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स में घुमाना। तो यहां इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रीपिटल फोर्स में घूम रहा होता है, वो किसकी वजह से घूम रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है ना भाई, इतना तेज होता है कि इलेक्ट्रॉन चाह के भी ऐसे बाहर नहीं जा सकता, पकड़ के रखता है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को एकदम फोर्स में, ऐसे घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे, सेंट्रीपिटल फोर्स में घूमता रहे, इलेक्ट्रॉन चाह के भी नहीं कर सकता। अब तुम खुद सोचो ना, अर्थ जो होती है वो अर्थ सन के अराउंड चक्कर काटती है, सर्कुलर चक्कर काटती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है, कौन देता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है, वो दे रहा होता है। वो ग्रेविटेशन फोर्स इतना स्ट्रांग होता है ना सन का अर्थ पे, कि अर्थ सन के अराउंड चक्कर काटती रहती है उस ग्रेविटेशन फोर्स के स्ट्रांग होने पे। मान लो ग्रेविटेशन फोर्स ही वीक हो जाता, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई देता ही नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म, और सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म तो अर्थ भाग जाती सीधी ऐसी। तो उसी तरीके से मान लो इन दोनों के बीच में फोर्स कम हो जाता, तो इलेक्ट्रॉन भाग जाती सीधी, पर है ही नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो न्यूक्लियस से बहुत अट्रैक्टेड रहता है, और इतना अट्रैक्टेड रहता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कि वो मजबूरन उस सर्कुलर पाथ में ही घूमता रहता है। क्या बात समझ में आई, इसका एक्सप्लेनेशन ये, क्या बात समझ में आई तुम्हें। अब आराम से तुम इसको लैंग्वेज में फ्रेम कर देना भाई, सीधी सी बात है, मेरे को अंग्रेजी इतनी आती नहीं है फ्रेम करने वाली। फ्रेम तो तुम बढ़िया अपनी लैंग्वेज में करते हो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस लिखते जाओ, फ्रेम करते रहो उसको इंग्लिश में, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, both Rutherford and Bohr model have electrons orbiting the nucleus. Why did Rutherford model failed to explain the stability while Bohr models succeeded?
ठीक है, ये सक्सीड लिखा हुआ है, सक्सीडेड। ठीक है भाई, दोनों रदरफोर्ड भी तो यही कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काटेगा, बोहर भी तो यही कह रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काट रहा है। बट बोहर पास हो गया, रदरफोर्ड फेल क्यों हो गया? अरे क्योंकि रदरफोर्ड तो क्लासिकल फिजिक्स लगा रहा था अपनी गधों वाली। रदरफोर्ड की क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, एक्सेलरेटेड मोशन करता रहेगा, एनर्जी लूज होकर गिर जाएगा। बट बोहर ने बोला नहीं, क्वांटम मॉडल है मेरा, क्वांटम फिजिक्स है ये। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि अगर आप चक्कर काट रहे हो एक फिक्स एनर्जी लेवल के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन एक फिक्स शेल के अंदर चक्कर काट रहा होता है, फिक्स एनर्जी लेवल होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी रिवॉल्व करेगा फिक्स्ड एनर्जी लेवल के अंदर, तब उसकी एनर्जी लूज नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स। क्या ये बात समझ में आई? क्या इन दोनों का लिमिटेशन समझ में आया तुम लोगों को? क्या मतलब थी? बढ़िया लगी कहानी इनकी? बढ़िया लगी कहानी इनकी? ठीक है, बढ़िया लगी कहानी इनकी। तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तुमने दो सब एटॉमिक पार्टिकल से समझ आ गया हो, तो एक तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल और आ जाता है, जिसका नाम क्या होता है भाई? न्यूट्रॉन। क्या नाम होता है? न्यूट्रॉन। पहले ही दो सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ लिए थे, एक पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉन, जो कि तो सबसे पतला था, दूसरा पढ़ लिया हमने प्रोटॉन, जो थोड़ा इलेक्ट्रॉन से तो भारी था। अब तीसरा आ गया न्यूट्रॉन। किसने बनाया? ध्यान से देखो, इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड अ न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल which has mass nearly equal to proton but has no electrical charge. Neutron is represented by n. भाई मेरी बात ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से देखो। हुआ क्या था, हुआ क्या था कि हमने एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया था और एक दूसरा प्रोटॉन पढ़ लिया था। जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे एक और सब एटॉमिक पार्टिकल पता चल गया था, न्यूट्रॉन नाम। किस नाम का? न्यूट्रॉन नाम का। अब न्यूट्रॉन की बात देखो भाई, जैसे इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज था, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज था, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। और कोई भी जो चीज चार्ज नहीं होती उसको मैं क्या बोलता हूँ? न्यूट्रल बोलता हूँ। यानी न्यूट्रॉन मेरा न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रॉन का जो मास था ना, वो प्रोटॉन के जितना ही था। मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग, देखो वैसे तो लगभग बोलता हूं मैं, पर न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है प्रोटॉन से, पर लगभग लगभग अपन सेम ही मानते हैं। यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है? मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने रिलेटिव मास प्रोटॉन का क्या लिया था? तुमने रिलेटिव मास प्रोटॉन का क्या लिया था, जरा बताना। रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन क्या था? तुमने पता होना चाहिए, तुमको रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन पता होना चाहिए, 1u के बराबर था। अगर प्रोटॉन का मास रिलेटिव 1u है ना, तो न्यूट्रॉन का भी मास 1u बन जाता है। इसका मतलब रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना होगा? रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा बेटा? 1u के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1u के बराबर होगा। क्या बात समझ में आई? रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन समझ में आ गया। तो अपन को अब तीन सब एटॉमिक पार्टिकल बन गए, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइनस, प्रोटॉन प्लस, न्यूट्रॉन जीरो। इलेक्ट्रॉन बहुत पतला, प्रोटॉन थोड़ा भारी, न्यूट्रॉन लगभग लगभग उसके जितना। पर देखा जाए तो न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा भारी होता है प्रोटॉन से। तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल समझ में आ गए, तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल समझ में आ गए। अब देखो, एक चीज मैंने पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां होती है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की तो पोजीशन यहां होती है, यानी वो शेल्स या ऑर्बिट्स पे बैठे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन, इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन शेल और ऑर्बिट, इन शेल या फिर ऑर्बिट। ठीक है, उसी तरीके से जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन कहां बैठे रहते हैं भाई? प्रोटॉन बैठे रहते हैं तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड इन, प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड इन न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स कहां बैठे रहेंगे भैया? न्यूट्रॉन्स कहां बैठे रहेंगे? सर न्यूट्रॉन्स भी, न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो प्लेस्ड इन न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन्स भी तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर ही बैठे रहते हैं। ठीक है, तो यानी न्यूक्लियस किन किन को पकड़ के बैठा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को पकड़ के बैठा है। और इलेक्ट्रॉन कहां है? न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काट। क्या बात समझ में आ गई? न्यूक्लियस यानी जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर क्या है? प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। और चक्कर कौन काट रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई तुम्हें? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये वाले क्वेश्चन तो तुम अभी नहीं कर पाओगे। चलो, यहां तक आज लास्ट अपन यहां पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बाकी कल का पढ़ेंगे। देखो, एक चीज ध्यान से देखो, पहले इसको पढ़ने से पहले ना एक चीज ध्यान से देखो।
मुझे एक बात बताओ, अभी तुमने देखा एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड है ना सर ये शेल्स घूम रही होती है। ये पहली शेल हो गई, जैसे मान लो ये मान लो तुम्हारी दूसरी शेल होगी, ठीक है। इस शेल के अंदर कौन होता है सर? इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स बैठे होते हैं। मुझे एक बात बताना, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा रहता है? इस न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा रहता है? कौन होता है भाई? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यही होता है, पता है तुम्हें? प्रोटॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन्स के पास कौन सा होता है? न्यूट्रल चार्ज, यानी जीरो। यानी खुद सोचो, न्यूट्रॉन पहले ही बताया मैंने तुम्हें, बहुत छोटी सी चीज होती है। एक छोटी सी चीज न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बैठे हुए, जिसमें भी प्रोटॉन कौन सा है? प्लस चार्ज का, और न्यूट्रॉन कौन सा है? जीरो। तुम खुद सोचो, न्यूट्रॉन मान लो एक छोटी चीज, उसके अंदर ये प्लस 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 के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जीरो चार्ज के बैठे हैं। और एक चीज तुम्हें पता है कि जो लाइक होता है वो हमेशा अपोजिट को अट्रैक्ट करेगा, यानी प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, माइनस माइनस को रिपेल कर देगा, प्लस प्लस को रिपेल कर देगा। तो जब न्यूक्लियस इतना छोटा सा होता है तो उसके अंदर ये प्रोटॉन्स प्लस वाले चार्ज बैठे कैसे रहते हैं? मेन चीज तो ये आ गई। तुमने बोला ना प्लस प्लस चीज तो भाग जाती है एक दूसरे से दूर, तो इतने छोटे से न्यूक्लियस में ये प्लस प्लस के इतने सारे प्रोटॉन्स कैसे बैठे होते हैं? क्या चीज होती है जो इनको बैठा के रखती है? क्योंकि प्लस प्लस तो आपस में रिपेल करेगा, भाग जाएगा, प्रोटॉन आराम से भाग जाने चाहिए कहीं दूर। पर कैसा एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बैठे रहते हैं और न्यूट्रॉन भी बैठे रहते हैं। चलो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल था, बट प्रोटॉन कैसे बैठा है? प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को घिन आती है, एक दूसरे को धक्का मार के भाग जाते हैं। तो न्यूक्लियस से धक्का मार के बाहर क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं चल जाते बाहर? इसलिए नहीं जाते, ये जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसका। जो न्यूट्रॉन होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो, इसका जो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है वो तो तुम्हें 11th और 12th में जब तुम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे उसमें मिलेगा। अभी तुम इतना समझ सकते हो कि जो न्यूट्रॉन, जैसे मान लो जैसे ये न्यूक्लियस है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है मेरा, ठीक है, इसके अंदर मेरे प्रोटॉन बैठे हुए, मान लो इसके अंदर मेरे ये प्लस वाले प्रोटॉन बैठे हुए, और कुछ बैठे रहता है न्यूट्रॉन, कुछ बैठे रहेंगे तुम्हारे न्यूट्रॉन, कुछ बैठे रहेंगे तुम्हारे न्यूट्रॉन। ये जो न्यूट्रॉन है ये क्या काम करते हैं? ये जो भी प्लस प्लस वाले पास आ रहे होते हैं ना, उनके बीच में आके खड़े रहता है, बोला नहीं दूर रहो। जो भी न्यूट्रॉन, जैसे मान लो जैसे ये प्लस प्लस ये पास आ रहे थे, इनके बीच में न्यूट्रॉन आ गया, ये प्लस प्लस ये पास आ रहे थे, इनके बीच में न्यूट्रॉन आ गया, ताकि थोड़ा, वैसे पता है कि दूरी इतनी नहीं है, पर इतनी दूरी तो क्रिएट कर लेते हैं कि बिल्कुल ही खराब ही ना हो जाए केस। देखो ये प्लस प्लस पास आ रहे थे, इनके बीच में न्यूट्रॉन आ गया, ये प्लस प्लस पास आ रहे थे, इनके बीच में न्यूट्रॉन आ गया। तो क्या करता है? न्यूट्रॉन बचा देता है प्रोटॉन को न्यूक्लियस से भागने में। न्यूट्रॉन क्या करता है कि बीच में आ रहता है, न्यूट्रल होता है बेचारा, बीच में आ रहता है, और जो भी दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनके बीच में खड़ा हो जाएगा, यार भाई प्लीज थोड़े दूर रहो, क्योंकि तुम लोग अच्छा खासा रिपल्शन लगाओगे और भाग जाओगे। भागना नहीं है अपन को, न्यूक्लियस के अंदर ही रहना है। तो न्यूट्रॉन क्या काम करता है? देखो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है वैसे इसका, बट क्लास 9th के अकॉर्डिंग तो करेक्ट यही है। क्लास 11th और 12th में इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आता है कि ये क्यों होता है ऐसी चीजें। और 11th और 12th की चीजें मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, 11th और 12th में बताऊंगा अगर तुम मेरे से पढ़ते रहोगे तो, ठीक है। तो न्यूट्रॉन क्या करता है? बीच में आ जाता है प्रोटॉन के, पॉजिटिव चार्जों के बीच में आ जाएगा, कैसे भी करके खड़ा हो जाएगा उसके बीच में, ताकि इन दोनों में रिपल्शन नहीं लगे, ताकि इन लोगों में रिपल्शन नहीं लगे। तो यही चीज आगे लिख रखी, देखो, लाइटर एटम्स ऑफन हैव एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो लाइटर एटम मतलब पतले एटम। देखो अभी अपन को ये पता है कि 118 टाइप के एटम्स है, डिफरेंट डिफरेंट, और 118 टाइप के एटम्स को जब आप सीरीज वाइज अरेंज करोगे तो पीरियोडिक टेबल बनती है एक, ठीक है। पता ही होगी केमिस्ट्री के अंदर तो पीरियोडिक टेबल। हालांकि अपन को केमिस्ट्री के अंदर 1 से 20 के बीच में ही एलिमेंट्स दिमाग में रखने हैं, 1 से 20 तक की पीरियोडिक टेबल ही अपन को देखनी है, उसके आगे की नहीं देखनी है। तो उसके अंदर से लाइटर एटम्स मतलब जो पहले नंबर पे आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सब क्या हो गए? लाइटर एटम्स हो गए। तो लाइटर एटम्स का क्या होता है? लाइटर एटम्स ऑफन हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अक्सर, देखो ऑफन मतलब अक्सर, जैसे मान लो कार्बन, कार्बन जो होता है ना वो 6th नंबर पे आता है। कार्बन किस पे आता है भाई? 6th नंबर पे आता है। तो लाइटर एटम हुआ, 6th नंबर पे आ गया ना, तो इस देखो कार्बन का जो नंबर होता है वो होता है 6। तो इसका मतलब हो गया कि उसके पास 6 प्रोटॉन है। इसके पास मतलब क्या हो गया कि उसके पास जो इसका नंबर होता है ना वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। जैसे मान लो मैं बात करूं कैल्शियम की, कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, तो 20 नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब उसके पास 20 प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो कार्बन आ रहा है 6 नंबर पे, तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है। अक्सर ये कहा जाता है कि जो भी लाइटर एटम्स होते हैं उनके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी रहते हैं। यानी लाइटर एटम्स के पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे प्रोटॉन के पास 6 प्रोटॉन है तो 6 ही न्यूट्रॉन है, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है
तो 6 न्यूट्रॉन है। लाइक कार्बन विद 6 और ऑक्सीजन विद 8। देखिए ऑक्सीजन का 8वां नंबर होता है, तो 8वां नंबर है तो 8 प्रोटॉन और 8 ही न्यूट्रॉन बन जाते हैं। ठीक है, ये एक फैक्ट है, मतलब होता है अक्सर। हाउएवर एज एन एटम गेट्स हेवियर, जैसे एटम भारी होता जाएगा, भारी क्या होता जाएगा, जैसे मान लो उसका नंबर हो गया 30, 35, 40, वो मतलब भारी नंबर पे चला गया वो। जैसे ही उनका भारी होता जाएगा ना नंबर, तब उनके पास न्यूट्रॉन्स ज्यादा रहते हैं, प्रोटॉन्स कम हो जाते हैं। जैसे मान लो एक एटम है जिसका नंबर है 47, तो उसके पास 47 तो प्रोटॉन रहेंगे, बट जरूरी नहीं है कि उसके पास 47 न्यूट्रॉन रहे, उसके पास कुछ ज्यादा हो सकते हैं, 80 न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, उनके पास 80 न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि भाई जैसे 47 प्रोटॉन सोचो एक न्यूक्लियस के अंदर बैठा हो, एक छोटा सा न्यूक्लियस, उसके अंदर 47 प्लस के चार्ज घूम रहा है, कितना भाई, कितनी भीड़। तो तुम्हें सोचो कितने सारे न्यूट्रॉन चाहिए होंगे ताकि वो बीच बीच में आ जाए प्रोटॉन के और बचा ले। सोचो, तुम खुद सोचो ना भाई, जैसे देखो कार्बन था, कार्बन के पास तो 6 प्रोटॉन ही थे, तो जैसे मान लो ये मैंने एक न्यूक्लियस बनाया और इसके अंदर मान लो 6 प्रोटॉन बनाता हूँ, ये 6 प्रोटॉन बना लो, 1 2 3 4 5 6। तो अब न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन ये बोलते हैं कि यार चलो तुम अट्रैक्ट मत कर लो, ठीक है, तुम दोनों अट्रैक्ट मत कर लेना, तुम दोनों अट्रैक्ट मत कर लेना, तुम दोनों अट्रैक्ट मत कर लेना। तो मैं 6 छोटे एटम्स के अंदर छोटे प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम, तो न्यूट्रॉन्स भी उतने ही कम। पर बड़े एटम्स, मान लो बड़े एटम्स बना लूं मैं, उसके अंदर तो प्रोटॉन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो गए, अब बहुत ज्यादा मतलब इतने कि मैं बना नहीं पाऊं, इतने कि मैं बना नहीं पाऊं, 40 थोड़ी बनाऊंगा तुम्हारे पास बैठ बैठ के। ठीक है, अब देखो, मान लो इतने सारे ज्यादा हो गए, ठीक है, मान लो इतने हो गए। अब न्यूट्रॉन क्या बोलेगा? न्यूट्रॉन ये बोलेगा अरे भाई तुम अट्रैक्ट मत कर लेना, तो एक बीच में आता हूं, भाई तुम दोनों मत कर लेना, तो मैं बीच में आता हूं, भाई तू और तू भी मत कर लेना, बीच में आता हूं, भाई तू और तू भी अट्रैक्ट रिपेल मत कर लेना, मैं आता हूं, भाई तुम दोनों रिपेल मत करना, तो मैं बीच में आता हूं, तुम दोनों रिपेल मत करना, तो मैं बीच में आ जाऊं, तुम दोनों रिपेल मत करना, मैं बीच में आ जाऊं, तुम दोनों मत कर देना, मैं बीच में आ जाऊं, तुम दोनों मत करना, मैं बीच में आऊंगा, तुम दोनों मत करना रिपेल, मैं बीच में आ जाऊंगा। तो क्या करता है न्यूट्रॉन क्या करता है? ये प्रोटॉन अपने आप को रिपेल नहीं करे, इसलिए वो खुद बीच में आ जाता है। भाई जितने ज्यादा प्रोटॉन लगेंगे, जितने ज्यादा प्रोटॉन एक न्यूक्लियस, तो सोचो कितने और ज्यादा, कितने, देख अभी तुम खुद सोचो 4 प्रोटॉन को रिपेल करने बचाने के लिए 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ गई, 5 न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ गई। तो ऐसे ही सोचो 47 प्रोटॉन हो गए, तो उनको दूर रखने के लिए सोचो कितने ज्यादा न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, न्यूट्रॉन का नंबर उतना ही ज्यादा हो जाता है। बस ये एक चीज लिखी हुई है। क्या ये चीज समझ में आई? ये चीज लिख रखी है, वो तुम आराम से पढ़ भी सकते हो, बैठ के आराम से पढ़ सकते हो उसको तुम। ठीक है, थिंक ऑफ इट दिस वे, ये भी तुम आराम से पढ़ते, तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर दे रखा था, वो मैंने तुम्हें आराम से समझा दिया। तो यहां पे खत्म होता है तुम्हारा बोहर मॉडल। ठीक है, बोहर मॉडल ने सारी लिमिटेशन बता दी रदरफोर्ड की। अब अपन को पढ़ना है पीरियोडिक टेबल। अब अगली क्लास तो और भी इंपॉर्टेंट, अगली क्लास में अपन को ये 1 से 118 जो एलिमेंट है ना, उनकी पीरियोडिक टेबल देखनी है कि एक एलिमेंट कैसा होगा। सेकंड, जैसे मान लो सेकंड नंबर का एटम है, कौन है वो, क्या नाम है उसका, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, बताओ जरा मुझे। मान लो 20th नंबर, 18th नंबर, उसमें कौन सा एटम बैठा हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, सब बताओ। तो तुम्हें अब नंबर ऑफ एटम, यानी तुम्हें पीरियोडिक टेबल अब सीखनी पड़ेगी। कौन सी क्लास में? अगली वाली क्लास में। तो अगली वाली क्लास तो और इंपॉर्टेंट है। तो अगली क्लास को पढ़ने से पहले बेटा, ये वाली क्लास और इससे पहले वाली जो क्लास जिसमें अपन ने पढ़ रखा है रदरफोर्ड और ये सब, वो क्लास दोनों पढ़ते रहना। जब दोनों पढ़ के आओगे तभी तुम्हें समझ में आ पाएगा कि अपन को अगली क्लास में क्या करना है। ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आ गया ये लेक्चर, तो प्लीज लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को जरूर दिखाना, क्योंकि अपन पूरी की पूरी केमिस्ट्री और पूरी की पूरी फिजिक्स, बायो, 9th क्लास की साइंस पूरी खत्म करेंगे। ठीक है।